माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 2023 विधानसभा चुनाव सर पर हैं और बस कुछ ही दिनों में जो मतदान का अवसर है वो आने वाला है। हम लगातार इस क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं और आज हम इस चुनाव के विश्लेषण को लेकर आए हैं और हमारे साथ में पेटला क्षेत्र के और यूँ कहें कि इस ज़िले की आन बान शान वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर पवार, उनके साथ में हम आज पेटला विधानसभा क्षेत्र में के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और जो पूरी बात अपनी पवार साहब अपने दर्शकों के हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे कि किस प्रकार से ये जो चुनाव है इसमें क्या जनता चाहती है और क्या मतदाता चाहता है और क्या मध्य प्रदेश के भले और विकास के लिए ज़रूरी है। बहुत स्वागत है आपका पवार साहब हमारे चैनल में। नमस्ते। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे जनता तक पहुंचाए जाए। आपसे जो चर्चा करने का जो विषय था वो ये था कि जो चुनाव है उसमें जनता के लिए कौन से वो मुद्दे हैं या क्या जनता के लिए ज़रूरी है या क्या क्षेत्र के लिए ज़रूरी है जो इन चुनावों में जनता देखती है। सबसे पहला मैं आपसे सवाल कुछ हटके पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद से राजनीतिक दलों द्वारा लगातार अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनके वचन पत्र आते हैं, मैनिफेस्टो आते हैं, जिनको देखकर मतदाता आकर्षित होता है, मतदान करता है। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाते हैं इसके बाद ना तो वो हारा हुआ नेता ना वो जीता हुआ नेता ना सरकार उन मुद्दों पे काम करती दिखती है। जो उनके सामने आ जाता है वो कर देते हैं और जो उन्होंने कहा है वो तो कतई नहीं करते। अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो आज पेटला हमारी एक अलग प्रकार की विधानसभा होती। कैसे देखते हैं आप अब इस पूरे? नमस्कार। सबसे पहले तो माही की गूंज के दर्शकों का बहुत अभिवादन। आप लगातार माही की गूंज के प्लेटफॉर्म पर ये एपिसोड्स देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि आपकी आवाज़ बहुत पुख्तगी के साथ उठाई जा रही है और आप जिस तरह के मुद्दे चुन कर ला रहे हैं निश्चित तौर पर वो आवाम के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं। बहरहाल आपका जो सवाल है कि राजनीतिक दल हर चुनाव में अपने मैनिफेस्टोज जारी करते हैं, अपने वचन पत्र जनता के सामने रखते हैं, कस्में उठाते हैं कि वो काम करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद हारे हुए जीते हुए जो तीसरे नंबर पर होते हैं वो सारे परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल आप देखिए कि आज़ादी के बाद जो पीढ़ी जवान हुई, कमोबेश उनमें वो संस्कार थे कि हमें अपनी बात पर कायम रहना है और जनता के साथ जो हमारा रिश्ता है वो एक ईमानदारी का रिश्ता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सत्ता की चकाचौंध विधायकी के साथ, सांसदी के साथ आने लगी और जो संविधान की मूल आत्मा है उसको एक तरफ रखकर, परे रखकर एक नई जाति हमारे यहाँ बन गई है। नेताओं की जो लंबा कुर्ता पहनते हैं खादी का और कलफ वाले उनकी ड्रेसेस होती हैं और वो समझते हैं कि हम जनता से अलग हैं। आप देखें उनको बहुत ऊंचे दर्जे का जीवन स्तर उनका होता है। सरकार उन्हें भरपूर सुविधाएं देती हैं, पेंशन्स बहुत होती हैं उनको सब्सिडाइज खाना मिलता है कैंटीन में, संसद की कैंटीन में, विधानसभाओं की कैंटीन में। उनके बहुत सुविधापूर्ण आवास होते हैं, उनके टेलीफोन खर्च, उनकी यात्रा के बिल, उनके यहाँ नौकर चाकर, उनकी गाड़ी का खर्च, ये तमाम सारी चीज़ें और फिर पेंशन ऊपर से। तो इन सारी सुविधाओं ने उनको हम आवाम से काट दिया। तो उनको लगता है कि बस आप कुछ लोक लुभावन बातें करिए, जनता का मन बहला दीजिए और फिर अपने मैं ये छोटा शब्द हो जाएगा ऐसा कहना इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो फिर अपनी सुविधापूर्ण ऐशो आराम वाली जिंदगी में लौट जाते हैं, आम जनता से कट जाते हैं। कुल मिलाकर उनको जो समस्याएं हैं आम जनता की वो उनको दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो रात दिन उन समस्याओं से मुतल्लिक नहीं होते हैं, उनको फेस नहीं करते हैं, उनसे रूबरू नहीं होते हैं। एक पूरा संगठन होता है, एक पूरी चैनल होती है समस्या उन नेताओं तक पहुंचाने के लिए। क्या वो चैनल भी काम नहीं करती है इस दौरान?
हारे हुए की चैनल होती है, जो काम करते हैं दौड़ दौड़ के, जीते हुए की चैनल रहती है, उनको तो दिखती है ना समस्या। निश्चित तौर पे बहुत मौजूद बात आपने कही। असल में नेता तो जीत कर या हार कर वो अपनी जगह पहुंच जाता है, लेकिन जो ग्रासरूट का कार्यकर्ता है, जो पॉलिटिकल वर्कर, जिस पर कई राजनीतिक दल बहुत गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, उन्हें अपनी पूंजी समझते हैं, उस ग्रासरूट के कार्यकर्ता की अब हालत बहुत खराब है। आप देखें, जो बरसों झंडे उठाकर सभी दलों के, सारी दलों के, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, सारे दलों के जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता है, वो चुनाव तक तो उनकी खातिरदारी होती है, उनकी पूछ परख होती है, उन्हें बहुत आदर सूचक संबोधनों से नेता, बड़े नेता संबोधित करते हैं, उनके कांधे पर हाथ रखते हैं, उनके परिवारजनों के बारे में पूछते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जाता है और जब किसी छोटी मोटी समस्या के लिए, किसी जनता के काम के लिए जब वो ग्रासरूट का कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता अपने नेता को फ़ोन लगाता है, तो नेता टालम टोल कर देता है। तो ये स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि अगर ग्रासरूट के वर्कर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के और अवाम अगर चेत जाएगी, तो उस दिन फिर राजनीतिक दलों को मजदूर लेकर आने पड़ेंगे, अपने पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बैनर और झंडे। वो स्थिति तो लगभग अब आ ही गई है लगभग छोटे चुनाव में तो ये स्थिति हो ही गया है कि उसको बिना मजदूर के जो प्रतिबद्धता है पार्टी के वर्कर की अपने दल के लिए, उसमें कमी आई है। और जो प्रतिबद्धता जनता के प्रति नेताओं की होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए, उसमें भी बहुत गिरावट आई है। और इसके लिए लगभग ये पूरा परिदृश्य और हमारी तमाम सारी संस्थाएं, सरकार, प्रतिपक्ष, मीडिया, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, हमारी अकादमिक संस्थाएं, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। एक अलग प्रकार का चुनाव पिछले 2 दशकों से देखने के लिए मिल रहा है। आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है पिछले 2 दशकों से कि चुनाव का जो खर्च है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसको अफोर्ड कर पाना हर किसी प्रत्याशी के लिए संभव भी नहीं है। और वो ही चुनाव मैदान में टिक सकते हैं जिनके पास राशि खर्च करने के लिए होगी, क्योंकि कई ऐसे नेता जो अच्छे विचार वाले थे या जो अच्छा काम कर सकते थे, वो केवल पैसों के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इतना खर्च आखिर क्यों हो रहा है? इतना खर्च क्यों किया जाता है? क्या कारण है? क्या मतदाता जागरूक नहीं है, या मतदाताओं की ऐसी आदत डाल दी गई है, या बिना पैसों के अब चुनाव हो नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है आखिर? राकेश जी, आपने बहुत ज़बरदस्त मुद्दा उठाया है। ये असल में ये हमारे मौजूदा जो सिस्टम है, जो आज की व्यवस्था है, उसका एक सबसे कमज़ोर पहलू है। अगर इस तरह से आप देखें तो वो आदमी जो राजनीति की समझ रखता है या जो अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने के सपने बुनता है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस पूरे सिस्टम से बाहर हो गया। अब वो व्यक्ति जिसके पास नैतिक, अनैतिक, सही गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धनबल है, धनराशि है, चाहे फिर उसकी राजनीतिक समझ कितनी छोटी हो, बोनी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जा रहा है ना, वो आप जो चुनाव में जो लोग, जो प्रत्याशी रहते हैं, जो उनकी संपत्ति बताते हैं, हर चुनाव में उनकी संपत्ति 2 गुना 4 गुना हो जाती है, और वो केवल वही संपत्ति दिखाते हैं जो कागज पे दिख रही है। ऐसी कई बेनामी संपत्ति होती है जिनका वो उल्लेख कर नहीं सकते, जो जनता को तो दिखती है लेकिन वो जो नामांकन फार्म होता है उसके अंदर नहीं होती है। तो इतना पैसा खर्च होता है, तो इतना पैसा आता कहाँ से फिर? दरअसल ये हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक है। पार्टियों की मजबूरी ये है कि उन्हें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और पार्टियां अब ये समझ रही हैं कि बगैर धन के चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को जिनके पास अथाह धनराशि होती है, उन्हें टिकट देते हैं, और फिर वो नेता जो टिकट लेने के बाद चुनाव जीतने के लिए बहुत पैसा बहाते हैं, वो पार्टी के फंड में भी बड़ी धनराशि देते ही होंगे, और इस तरह से पार्टियों का जो अंदरूनी अपना कामकाज है, प्रबंधन है, वो चलता है। लेकिन और फिर एक बड़ी बात है, देखिए जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से हमारे विकास के मापदंड बदल रहे हैं,
उसमें बहुत सारी परंपराएं बन गई हैं। परंपराएं ये बन गई है कि आपको जनता को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करनी हैं, रोड शोज करने हैं, बड़े विज्ञापन देने हैं, और जनता में कुछ बांटना है। हालांकि वो बहुत गलत है। ये हमारे लोकतंत्र में, हमारे चुनाव आचार संहिता में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य से हो रहा है। तो इसका एक ही रास्ता हो सकता है कि लोग जागें, लोग ये समझें कि ये जो चीज़ें दी जा रही हैं और लुभाया जा रहा है, ये प्रलोभन है। और हमारी आदर्श जो आचार संहिता है, हमारा जो संविधान है, वो ये कहता है कि चुनाव जो हो वो निर्भय हो और बगैर प्रलोभन के हो। अब तो ये हो रहा है कि पहले कुछ नगद राशि दी जाती थी, उस सब, लेकिन अब जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बैठते हैं या आना चाहते हैं, वो सीधे राशि देने की योजना बना रहे हैं, बजाय उनका जो विकास करने की बजाय या उनको उभारने की जगह सीधे राशि। जैसे अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेके आए हैं। 1,000 से शुरू किया, 1250 हो गया, बोल रहे 3,000 तक दूंगा। उधर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं 1,500 रुपये दूंगा। और ये जो राशि नगद खाते में जा रही है, ये क्या एक तरीके का प्रबोधन है, या इससे वास्तव में लग रहा है कि इससे कुछ विकास होगा या उनका जीवन सुधरेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। राजनीतिक परिदृश्य में इतना कुहासा है कि जो वोटर है, जो आम मतदाता है, उसको ऐसा लगता है कि जो आया सो पाया, क्योंकि उसके बाद तो कोई आने वाला है नहीं ना। चुनाव के बाद तो कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। तो ठीक है, जो मिल रहा है उसे ले लीजिए। और जो वोटर है वो ये भी जानता है कि जो नेता हैं जो मुझे 1,000-1,200 दे रहे हैं किसी योजना के माध्यम से, या कोई और तरीके से मुझे लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो मुफ्त अनाज हो या कर्ज की माफ़ी हो या कोई और ब्याज की माफ़ी हो या कोई और तरीके से जो लाभ पहुंचाया जा रहा है, इससे कई 100 गुना ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा लाभ और ज़्यादा फायदा नेताओं को पहुंच रहा है। तो फिर जनता को लगता है कि फिर मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे चलिए जितना आ रहा है वो, चाहे अगर एक लोटा किसी नेता को जा रहा है तो मुझे कुछ बूंदे तो आ रही है, ये कुछ बूंदे ही मेरे लिए ठीक है। तो इस मानसिकता से जनता इसे स्वीकार कर रही है, और निश्चित तौर पे इसका जो फौरी फायदा है, त्वरित लाभ है, वो राजनीतिक दलों को मिलेगा। लेकिन हाँ, लोकतंत्र के बहुत दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर नहीं है। होना ये चाहिए कि आप बुनियादी जो सवाल हैं उनको संबोधित करें, उनको एड्रेस करें। बेहतर शिक्षा हो, बेहतर आजीविका के साधन हो, रोजगार बेहतर हो, पानी, बिजली और शिक्षा, ये जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं, उन पर सरकारें काम करें और ऐसी स्थिति बना दे कि अगर आप सीधे तौर पर कोई पैसे की बात करने जाएं तो जनता कहे कि नहीं, आप तो विकास का काम करिए, आप पुल बना दीजिए, आप नदियों की सफाई कर दीजिए, आप सिंचाई व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बना दीजिए, आप तालाबों की गाद निकालकर उनकी जल ग्रहण क्षमता को अच्छा कर दीजिए, आप जंगल अच्छे पैदा कर दीजिए, आप सड़कें अच्छी बना दीजिए, आप यातायात के साधन अच्छे कर दीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का अच्छा इंतज़ाम कर दीजिए, आपको पुलिस बहुत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और पारदर्शी शैली वाली पुलिस बना दीजिए, प्रशासन में बगैर एक पैसा लिए काम हो छोटे मोटे जनता के, वैसा वातावरण बना दीजिए। तो ये जो सपनों का शहर आपने अभी बनाया है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी बहुत कह तो रहे राम राज्य, चल तो राम राज्य ही रहा है, लेकिन वो एक जो कहावत होती है वो उसके 2 मतलब होते हैं। कहते हैं ना कि राम राज्य आएगा तो राम राज्य आ गया, और एक कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है, राम राज्य चल रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। आप जो बता रहे हैं वो सपनों का शहर है। चुनाव मध्य प्रदेश में है, चुनाव पेटलाद में भी है। क्या परिदृश्य देखते हैं आप पेटलाद विधानसभा का? क्या होना चाहिए था इस आदर्श पेटलाद विधानसभा को होने के लिए? देखिए, बहुत चुनाव हुए हैं, हर बार नेताओं ने पेटलावद की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात कह दी थी। बहुत उम्मीद के साथ पेटलावद के लोगों ने
अपने इच्छित उम्मीदवार को मतदान किया। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूँगा और बड़े भारी मन से कहना चाहूँगा कि जनता की इच्छाएं पूरी नहीं हुई किसी भी चुनाव के बाद, और ज़्यादातर उम्मीदवार बहुत लुभावने वादे करके लौट गए। उन्होंने कतई ज़रूरी नहीं समझा कि जो वादे मैंने किए हैं उन वादों की कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो उनका मान है, और मुझे वो काम करना चाहिए क्योंकि जनता के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। तो उस जवाबदेही के साथ नेताओं ने बहुत बुरा बर्ताव किया, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहूँगा। और ये इसमें सारे दल शामिल हैं, सारे दल के नेता शामिल हैं। जो विकास हमें आज दिखाई दे रहा है पिटलावद का, वो बेतरतीब विकास है और इसका श्रेय लेना किसी नेता को लेना नहीं चाहिए। समय के साथ अब ये होना ही था जो हुआ, कोई भी होता तो करता। वो होता है, पर आज देखिए कि पिटलावद की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कोई अचीवमेंट बड़ा नहीं है। यहाँ आप देखें कि शिक्षण संस्थानों की जो हालत है वो छुपी हुई नहीं है। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, यहाँ लॉ कॉलेज नहीं है, यहाँ ITI नहीं है, यहाँ केंद्रीय स्कूल नहीं है, यहाँ तकनीकी स्कूल नहीं है। तो आप शिक्षा की हालत समझ सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो किस स्तर की शिक्षा अर्जन कर रहे हैं और कैसे अपना भविष्य बना रहे हैं। आप देखिए कोचिंग के लिए बच्चे इंदौर जाते हैं, कोटा जाते हैं, उज्जैन जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो वो उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है जो होनहार बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का इंतजाम कर सके। लैपटॉप दे रही है सरकार, स्कूटी दे रही है सरकार, ये वही बात है, ये इससे कुछ नहीं होना है। अगर आप लैपटॉप दे दिया, आपने मोबाइल दे दिया, आपने स्कूटी दे दी, लेकिन उस बच्चे के मानस को गढ़ने में, उस बच्चे के हुनर को निखारने में, उस बच्चे की प्रतिभा को मांझने में ये चीज़ें कितनी काम आ रही है। आपने कभी इसका कोई बाद में कोई सर्वे किया, कोई आकलन किया कि आपने जो लैपटॉप दिया है उस लैपटॉप से वो बच्चा कर क्या रहा है, और वो जो लैपटॉप है वो कितने दिन चला? HP का या डेल का या किसी और कंपनी का जो आपने दिया है, उसके जो कलपुर्जे हैं वो कैसे हैं? क्या वो सचमुच में वैसे हैं कि वो साल 6 महीने बेहतर तरीके से चल पाएगा? वो हैंग नहीं होगा, उसका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं हो जाएगा, उसका जो कीपैड है वो धराशायी नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, आपने कुछ समय के लिए उसको अच्छा सा महसूस करवा दिया, लेकिन लंबे समय में वो उसके भविष्य निर्माण में ये चीज़ें कितनी काम आ रही, ये एक सवाल है इस पर। हमारे जिले से सट के है गुजरात, और गुजरात का जब पहला बड़ा शहर जब हमारे सामने आता है तो वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये मेडिकल हब है, दाहोद। इतनी सी दूरी जो है 100-150 किलोमीटर की, इतनी दूरी के बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज भी छोटी से छोटी बीमारियों के लिए हमको जाना पड़ता है। क्या कारण रहे कि मेडिकल के क्षेत्र में जो सरकारी सुविधा है वो भी उसका तक ढर्रा बिगड़ा हुआ है। प्राइवेट निजी का तो बहुत दूर की बात है, कोई व्यवस्था ही नहीं निजी हॉस्पिटल्स के लिए सरकार की ओर से, लेकिन जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी ऐसी नहीं है कि व्यक्ति यहाँ पर जाके अपना इलाज पूरी जवाबदारी के साथ करा ले। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये बात एक आपकी और काटूंगा कि कोरोना का एक ऐसा समय आया था, कोरोना काल का, जब ये पता लग गया था पूरे देश को कि आपको मेडिकल सुविधाओं को उसी तरीके से सजा के रखना है जिस तरीके से बॉर्डर पर आप युद्ध की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि वो जब मेडिकल की सुविधाओं के अभाव में जो लोग मरे, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ फिर एक बार जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो असफल साबित हुए हैं। और इसके पीछे वजह मुझे दिखाई पड़ रही है वो ये कि ये लोग हैं और चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ जागरूकता है नहीं अपने अधिकारों के प्रति, बहुत शिक्षित नहीं हैं और असुविधाओं में, अभावों में जीने के आदी हो गए हैं और आवाज़ उठाते नहीं हैं, सवाल करते नहीं हैं। आपका रास्ता रोक कर, आपका मतलब जनप्रतिनिधियों का, उनका रास्ता रोक कर, उनकी गाड़ी के आगे खड़े होकर
उनकी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठे हुए व्यक्ति की आंख में आंख डालकर वो बात करने की का साहस उनमें नहीं है। ये बात नेताओं को पता है और इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो अवाम है, ये भेड़ बकरियों की तरह हैं, इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इनकी चिंताओं को आप पोटली बनाकर अलग रख सकते हैं, इनके सपनों को आप खूंटी पर टांग सकते हैं, इनके सुविधा के सवाल पर, इनकी बीमारी के सवाल पर, इनकी शिक्षा के सवाल पर, पानी बिजली के सवाल पर इनको अंधेरे में रखा जा सकता है। ये बात जनप्रतिनिधि जानते हैं शायद। तो इसका एक ही उपाय हो सकता है कि लोग जागें, अपने नेताओं से सवाल करें और जब जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर आएँ तब आप उनसे हिसाब लें उनके कामों का। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधारने में भी सफलता हाथ लगेगी और वो सफलता जनता के हिस्से में जाएगी। पवार साहब, चुनाव है विधानसभा का, लड़ा जा रहा है लोकसभा के मुद्दों पर। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, क्या उनको ये लग रहा है कि हमने विकास नहीं किया? देखिए, ये तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, ये उसके नेता बेहतर बता सकते हैं कि उनके कौन से काम हैं जिन पर उनको वोट मांगना चाहिए, लेकिन वो ऐसी कोई बात कर नहीं रहे हैं। वो देश के जो मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, CAA है, इन भावनात्मक मुद्दों पर बात कर रही है, या फिर आगे वो क्या करेगी इस पर बात कर रही है। लेकिन अभी उन्होंने इन 18 सालों में बेहतरी के लिए प्रदेश में क्या किया है उस पर वो बहुत कम बात करती है। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो वक्त है उस वक्त में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है विकास का, इसलिए शायद ये पृष्ठभूमि में ये मुद्दे हैं। लोकल पे आ जाते हैं। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, 2 राष्ट्रीय दल है, 2 क्षेत्रीय दल है, 2 निर्दलीय हैं। पुराने नेताओं पर विश्वास जताया है। क्या चाह रही है अब जनता? इन 8 लोगों में क्या देखते हैं अब आप पेटलाद विधानसभा का भविष्य? देखिए, निर्दलीय किसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा काम कर जाएंगे परिणाम की दृष्टि से, तो वो लगता नहीं है। रहा सवाल ये जो मुख्य दल हैं, प्रतिद्वंद्वी दल, इन्हीं में से जनता किसी पर भरोसा जताएगी। और पार्टियों ने चूंकि इनको पहले भी आजमाया हुआ है, तो वो इससे बाहर वो देख नहीं पाती है। पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें एक इस तरह का वातावरण बन जाता है कि उसमें नव प्रयोग के लिए, नवाचार के लिए कम गुंजाइश होती है। तो उन्होंने अपनी परंपराओं को ही आगे बढ़ाया। और साहब, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम। छोटे सवाल और छोटे जवाब। ठीक है। पैसा एक्ट। पैसा एक्ट का क्रियान्वयन जिस ढंग से, जो पैसा एक्ट की आत्मा है, भूरिया कमेटी ने जिस तरह से डिज़ाइन किया था, वैसा क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसका बेहतर क्रियान्वयन हो सकता था। बस यही कारण है कि उसका प्रचार कम है। जी, कह सकते हैं। किसान परेशान या समृद्ध? किसान परेशान है निश्चित तौर पर, देश के और हिस्सों की तरह झाबुआ का, पेटलावद का किसान भी, जबकि वो बहुत मेहनत करता है, उसकी आय दोगुना तो नहीं हुई है। पेटलावद आत्मा है इस विधानसभा की। जो बड़े बड़े यहाँ भवन थे, तहसील कार्यालय, अनुभागी कार्यालय, हॉस्पिटल, जो बीच बाजार में रौनक हुआ करते थे, वो अब अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग रोडों पे चले गए। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की दायित्वहीन मानसिकता का परिचायक है। यदि उन्होंने बहुत अच्छे से पेटलावद के विकास को डिज़ाइन किया होता अपने मानस में, तो इससे बेहतर परिणाम आ सकते थे और वो प्रशासन पर यहाँ जो बिखराव हो रहा है उसके लिए एक तरह का अंकुश लगा सकते थे। सरकार किसकी? भाजपा, कांग्रेस? कौन सा दल देगा चुनौती और इनको? अगर प्रदेश में बात करें तो बहुत करीबी ये संघर्ष हो रहा है और देखते हैं कौन दल आवाम को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाता है। सवाल को आप पलटा गए। सरकार किसकी देख रहे हैं मध्य प्रदेश? किसको? देखिए, अगर मैं चैनल पर इस तरह की कोई भविष्यवाणी कर दूंगा तो वो बेहतर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। हाँ, हमें जनता की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए। जो भी सरकार चुनी जाएगी, शायद वो पिछली सरकार से ज़्यादा
जिम्मेदार और काम करने वाली होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जी पवार, जिन्होंने गंभीर मुद्दों पर अपने जवाब और अपनी बात बेबाकी के साथ में रखी है, और उन्होंने जो विषय हमारे सामने हमारे सवालों के परिप्रेक्ष्य में रखे हैं, आप उन्हें सुनेंगे, उन्हें समझेंगे और उनकी बातों का जो मतलब है उसकी गहराई तक आप पहुँचेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि पवार साहब ने जो विचार रखे हैं, जो हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, वो कितने अच्छे, कितने सही हैं और क्या अच्छाई उनमें हो सकती थी, और ऐसे क्या मुद्दे हैं जो माही की गूंज आपके लिए उठाए, उनको भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। माही की गूंज के लिए मैं राकेश गहलोत। धन्यवाद।